गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल है। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक नए लेक्चर के साथ आ गया हूँ। चैप्टर का नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। हम लोग एनसीईआरटी के बेसिक से बेसिक्स पॉइंट्स को इंक्लूड किया है और ये बहुत ही बेसिक लेक्चर है। तो जो बच्चा भी नीट और जेई के लिए अपियर है या फिर 11th 12th के लिए पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत बेसिक होने वाला है। देखो, ये जो चैप्टर है वो बाकी चैप्टर्स की अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक में, तो सबका बेसिक्स है। अगर ये नहीं आएगा, इनके बेसिक्स नहीं आएंगे, तो बाकी के चैप्टर्स भी नहीं हो, ठीक है। कि ओवरऑल देखा जाए तो बैकबोन ऑफ केमिस्ट्री भी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बैकबोन जो को बोला जाता है, एकदम कहते हैं ना कि अगर रूप पे जाना है तो पहली सीढ़ी से चल के जाना पड़ेगा, तो तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये पहली सीढ़ी है। और इस चैप्टर में, इस लेक्चर में जो है बहुत ही ज्यादा बेसिक बेसिक से बेसिक के बारे में बात करेंगे। या फिर एक तरीके से एक नॉलेज वाला ही होने वाला, लाइक कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिस्कवर कैसे हुआ, किसने किया, किस तरीके से किया, किस कंपाउंड से बना, हाइब्रिडेशन क्या होता है, साइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। मतलब 2-3 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और बहुत बेसिक होने वाले, ठीक है। धीरे धीरे जो भी है इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक है, लगभग नहीं कुछ तो 12 से 13 टॉपिक है। और हर एक टॉपिक पे हम एक पर्टिकुलर लेक्चर बनाने वाले हैं। ओवरऑल चैप्टर को ना इंक्लूड करके एक एक टॉपिक पे हम क्वेश्चन बनाएंगे और उसमें कुछ पीवाई क्यूज भी ऐड होगा और पीवाई क्यूज भी सॉल्व करेंगे, नीट का भी और जेई का भी और सीबीएसई का भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेटा सबसे पहले जो एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन में दे रखा है वो कैटेनेशन के बारे में दे रखा है कि कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है। तो आपने पढ़ रखा होगा 10th क्लास में, 10th में पढ़ा होगा कैटेनेशन के बारे में। व्हाट यू मीन बाय कैटेनेशन, ये बताओ। कैटेनेशन तुमने कार्बन कंपाउंड, कार्बन एंड कैटेनेशन के बारे में तुमने पढ़ा होगा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जो 10th क्लास में एक चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें पढ़ा होगा तुमने। कैटेनेशन होता क्या है एक्चुअली, बताइए। कैटेनेशन क्या होता है, एक पर्टिकुलर जो भी कार्बन कंपाउंड है उसकी एबिलिटी कितना है दूसरे कंपाउंड से बॉन्ड बनाने की, उस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो कार्बन की अगर मैं बात करूं तो कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 6 इलेक्ट्रॉन होता है टोटल, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर बच्चों की बात करें KLMN, इस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं छोटे क्लास में, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें, के में 2 इलेक्ट्रॉन आता है और एल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 4। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास, 6। बेटा इसी इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है किसी भी पर्टिकुलर एटम को, उसको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। किसी भी एटम में, किसी भी एलिमेंट के पास उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है वो डिसाइड करता है कितना बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन जो है ना, 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके, ठीक है, और 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके बॉन्ड बना सकता है। बट तुमने 10th में पढ़ा है कि कार्बन ना तो C+4 पे होता है और ना ही C-4 पे होता है। तो सर आप यहाँ पर लॉस और डोनेट की बात कैसे कर सकते हैं? बेटा मैं बात ये कह रहा हूँ कि लॉस और डोनेट के फॉर्म में अगर कोई बच्चा पढ़ लेता है तो ये चीजें गलत हो जाएगा। रीजन, क्योंकि लॉस करने के लिए कार्बन कंपाउंड या कोई भी एटम को, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए क्या चाहिए होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी कि एनर्जी चाहिए होता है। और किसी भी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के लिए, ठीक है, तो लॉस और डोनेट एक ही बात होगी, ठीक है ना। इसको यहाँ पर एक्सेप्ट आएगा, ठीक है, यहाँ आएगा गेन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या आएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर कोई गेन कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी चाहिए। तो ना तो कार्बन के पास इतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है या ना तो इतना ज्यादा स्पेस है कि इस इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख सके, और ना ही इसके पास इतनी एनर्जी है, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी इतने इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए। इसलिए तुम लोग 10th में पढ़ते थे कि ना तो C+4 पे एग्जिस्ट कर सकता है ना ही C-4 पे एग्जिस्ट कर सकता है। यानी ये चीजें तो यहाँ पर नहीं होना है। तो सर क्या होगा, तो देखो लॉस और गेन के अलावा एटम इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके भी कंपाउंड बनाता है। तो जितने भी कार्बन कंपाउंड हैं बच्चे, जितने भी कार्बन कंपाउंड हैं वो सारे के सारे कार्बन कंपाउंड, जितने भी कार्बन कंपाउंड हैं वो सभी के सभी कार्बन कंपाउंड जो है ना, इलेक्ट्रॉन के शेयर से बॉन्ड बनाता है। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, शेयर करता है, ठीक है, और शेयर करके बॉन्ड बनाता है। जब इलेक्ट्रॉन शेयर करके जब बॉन्ड बनता है, इस तरह के बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। तो जितने भी कार्बन एटम है बेटे, वो सारे के सारे कार्बन एटम, हो सकता है कार्बन से ही जुड़ जाए, हो सकता है ऑक्सीजन से जुड़ जाए, हो सकता है हाइड्रोजन से जुड़ जाए, हो सकता है नाइट्रोजन से जुड़ जाए। जितने भी कार्बन एटम है, इन सभी एटम से जुड़ करके इलेक्ट्रॉन का शेयर करके जो बॉन्ड बनाते हैं, उस बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड बोला जाता है। और जो कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड को हम बोलते हैं कोवलेंट कंपाउंड।
ठीक है। तो एक पर्टिकुलर कार्बन कंपाउंड अलग अलग एटम से जुड़ करके जो ये बॉन्ड बना रहा है और कंपाउंड बना रहा है, इसी प्रॉपर्टी को आप क्या बोलते हो? कैटेनेशन प्रॉपर्टी बोलते हो। अब सर कौन कौन से कंपाउंड है जो बना सकता है? तो ये कार्बन कार्बन से जुड़ के हो सकता है कि इथेन बना दे, ठीक है, हो सकता है प्रोपेन बना दे, ब्यूटेन बना दे। ऐसे ही इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से, कार्बन के इसी के प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड पाए जाते हैं, और उन बहुत सारे कंपाउंड के क्लासिफिकेशन को हाइड्रोकार्बन में हम लोग पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम ही रख दिया हाइड्रोकार्बन, द कंपाउंड विच मेड बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन, दिस इज नोन एज हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन के बहुत वास्ट ग्रुप है, बहुत सारे ग्रुप है, बहुत सारे कंपाउंड है, उन सब की क्लासिफिकेशन हम लोग हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हैं। और यहाँ पर जितने भी कार्बन कंपाउंड है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसको पढ़ते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो जैसे मिथे यहाँ पे 2 कार्बन है तो इथेन बन गया। ऐसे 3 कार्बन से जुड़ करके ये प्रोपेन बना सकता है, 4 कार्बन से जुड़ करके ब्यूटेन बना सकता है, 5 कार्बन से जुड़ करके पेंटेन बना सकता है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड की फॉर्मेशन करती है कार्बन कंपाउंड, क्योंकि इसके पास क्या कैपेबिलिटी होता है? इसके पास कैटेनेशन प्रॉपर्टी होता है। अब ऑक्सीजन से जुड़ के क्या बना सकते हो? ऑक्सीजन से जुड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड बना सकता है, ऑक्सीजन से जुड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बना सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन से तुमने देख लिया, CH4 बना सकता है, C2H6 बना सकता है, ये हाइड्रोजन से बन गया कंपाउंड। कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ के साइनाइड ग्रुप बना सकता है। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड बना सकता है कार्बन, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी इज कैटेनेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। इस वजह से कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह। अब पढ़ो स्टेटमेंट, क्या लिखा है? क्या है स्टेटमेंट? स्टेटमेंट है द एलिमेंट कार्बन हैज द यूनिक प्रॉपर्टी, दिस इज कॉल्ड एज कैटेनेशन। तो कैटेनेशन अभी बताया आपको कि कार्बन कंपाउंड की एबिलिटी दूसरे एटम से जुड़ करके बॉन्ड बनाने की, उसको हम बोलते हैं कैटेनेशन प्रॉपर्टी। ड्यू टू विच इट फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड, जिससे क्या कौन सा बॉन्ड बन रहा है? कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है। कौन से एलिमेंट के साथ? अदर एटम के साथ, जो मैंने बता दिया आपको, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और खुद कार्बन से भी बना सकता है, ठीक है। तो ये था बेटा कैटेनेशन प्रॉपर्टी। आगे एनसीईआरटी क्या कहता है? मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग एनसीईआरटी को ही पढ़ने वाले हैं, और एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं, किस तरीके से एक्सप्लेनेशन है, क्या क्या चीजें इंक्लूड है एनसीईआरटी में। और जहां पर भी मुझे पता लगेगा कि यहाँ से बाहर जाना चाहिए थोड़ा, या यहाँ एक्स्ट्रा बताना चाहिए, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ध्यान रखो इस चीज। इट इज इट ऑल्सो फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड। ये क्या बनाता है? कोवलेंट बॉन्ड बनाता है विद एटम ऑफ अदर एलिमेंट, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ठीक है। सॉरी, ठीक है। तो लाइक हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, और फॉस्फोरस हो गया। ये कुछ एटम है जिसके साथ कार्बन जो है जुड़ करके बॉन्ड बनाता है। अच्छा, कुछ हेलोजन भी होते हैं। हेलोजन क्या होता है बच्चे? हेलोजन को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। दिख तो रहा है ना? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब के सभी क्या है? हेलोजन है। The resulting compounds are studied under separated branch. This chemistry is called as ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोला है? कि जो भी कंपाउंड बन रहा है, इन सभी कंपाउंड को एक पर्टिकुलर ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं, और उसी ब्रांच को जो केमिस्ट्री में डील कर रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड को, उसको कहते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये बेसिक डेफिनेशन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। कंपाउंड जो है वाइटल है सस्टेनिंग लाइफ ऑन अर्थ एंड इंक्लूड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल लाइक जेनेटिक इंफॉर्मेशन बेयरिंग डीएनए, ठीक है। जैसे डीएनए की बात करें, एक मिनट, देखो, जैसे अगर हम बात करते हैं डीएनए की, डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए हो गया बेटा, ठीक है। प्रोटीन हो गया, ये सब के सब किस में आता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड में आता है। और ये बहुत जरूरी है उन ऑर्गेनिजम्स के लिए जो लाइफ को सरवाइव कर रहे हैं ऑन अर्थ, ठीक है। और क्या बोलता है? कुछ ऐसे भी कंपाउंड होते हैं जो हमारे ब्लड और मसल्स एंड स्किल में भी पाए जाते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो कहीं ना कहीं ये बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं और क्या इंपॉर्टेंस है, इसको डिस्कस कर रखा है एनसीईआरटी ने। फिर कहता है कुछ ऑर्गेनिक केमिकल हैं जो हमें कुछ मटेरियल्स में देखने को मिलता है, जैसे क्लॉथ में मिलता है देखने के लिए, फ्यूल में मिलता है, पॉलीमर्स में मिलता है, डाइज में मिलता है। तो इनमें भी हमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिलता है, ऐसा एनसीईआरटी कह रहा है, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान रखो कि बेसिकली क्या है एनसीईआरटी, क्योंकि भाई एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आगे पता चलेगा जब मैं जेई के क्वेश्चंस लूंगा, देखना एक एक लाइन का क्वेश्चन जेई का होता है। मतलब जेई में जो क्वेश्चन होते हैं, एनसीईआरटी का एक एक लाइन का क्वेश्चन होता है, और वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एनसीईआरटी को कभी भी मिस मत करा करो, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट रहे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर ही पूरा बन के आ रहा है इससे। अब ट्रेंड ही ऐसा चल रहा है। These are some of the important areas application of the compound। तो बस ये एनसीईआरटी के स्टेटमेंट्स हैं, जैसे तुम पढ़ लो, ठीक है।
ज़्यादा मतलब इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जस्ट स्टेटमेंट बोल रखा है। 11th क्लास में आ गए हो, तो इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए, खुद से समझने में होना चाहिए कि क्या हम कैसे करें, ठीक है? नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर क्या है, एफ फॉलर। ये पहले केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे जिन्होंने यूरिया बनाया, ठीक है? यूरिया बनाया, किससे बनाया? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया। जैसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या है? अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट इज द फर्स्ट कंपाउंड जिसके थ्रू क्या बना? यूरिया बना। तो यूरिया क्या हो गया यहाँ पे? यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया, ठीक है ना? यूरिया क्या है तुम याद रखोगे, ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज मेड बाय इनऑर्गेनिक कंपाउंड बाय एफ वोलर, ठीक है? तो ये ध्यान रखना। और अमोनियम साइनेट का जो फॉर्मूला है NH4CnO। NH4CnO एक फॉर्म, ये फॉर्मूला हो गया किसका? अमोनियम साइनेट का। इसका भी ध्यान रखना, ठीक है? नेक्स्ट देखो, ये सब मैं बता रहा हूँ, ये लेक्चर बहुत ही बेसिक्स होने वाला है, बहुत बहुत ज्यादा बेसिक है। फिर क्या है? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड प्रिपेयर्ड बाय कोल्बे। कोल्बे नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने एसिटिक एसिड बनाया। फॉर्मूला क्या एसिटिक एसिड का? CH3COOH। CH3COOH ये फॉर्मूला एसिटिक एसिड का। मिथेन फॉर्म्ड बाय बर्थोलेट, ठीक है ना? मिथेन किसके द्वारा बनाया है? बर्थोलेट। मिथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4, ठीक है? ये कुछ स्टेटमेंट है एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हें याद होने चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्या है? हाइब्रिडेशन एंड एस कैरेक्टर। यहाँ से बात करते हैं, व्हाट यू मीन बाय हाइब्रिडेशन एंड एस कैरेक्टर। हाइब्रिडेशन एंड एस कैरेक्टर देखो, हाइब्रिडेशन होता क्या है एक्चुअली, और हाइब्रिडेशन का जो ओरिजिन है वो किससे हुआ? हाइब्रिडाइजेशन, बेटा ये जो टॉपिक है ये हम लोग पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है? 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3rd या 4th होगा, पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो 4th है, अगर कोई डिलीट नहीं हुआ तो 4th ही चैप्टर होगा। तो हाइब्रिडेशन हम वहां पे पढ़ते हैं। हाइब्रिडेशन जो है ये रिजल्ट है वीवीटी थ्योरी का, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का रिजल्ट है हाइब्रिडेशन। इसमें होता क्या है कि एक पर्टिकुलर एटम एक पर्टिकुलर एटम दूसरे एटम से ओवरलैप होता है, और ओवरलैप होकर के एक पर्टिकुलर बॉन्ड बनाएगा। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड। फिलहाल तुम इतना ही ध्यान रखो, क्योंकि हाइब्रिडेशन प्रॉपर तरीके से तो तुम्हें समझ में आएगा केमिकल बॉन्डिंग में। यहाँ पर तुम ये ध्यान रखो कि एक एटम दूसरे एटम से जुड़ता है तो बॉन्ड बनाता है, और उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं और पाई बॉन्ड बोलते हैं। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। हाइब्रिडेशन में जिस बॉन्ड का रोल है वो कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिडेशन में जिस बॉन्ड का रोल है उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। और सिग्मा बॉन्ड के बेसिस पे ही हम लोग हाइब्रिडेशन को पढ़ने वाले हैं। तो अगर एक सिग्मा हो तो एक सिग्मा में किसी भी तरीके का हाइब्रिडेशन नहीं होता बच्चों, नो हाइब्रिडेशन। हाइब्रिडेशन के लिए जुड़ना जरूरी है। मतलब एक एटम को दूसरे एटम से ओवरलैप होना जरूरी है, ओवरलैप होगा तभी आप हाइब्रिडेशन के बारे में बता पाओगे, ठीक है? तो यहाँ पर दो सिग्मा से स्टार्ट होता है। अगर दो सिग्मा बॉन्ड हो तो आप हाइब्रिडेशन बोलोगे sp। क्या बोलोगे? sp, यानी कि एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है और एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। और s और p ऑर्बिटल क्या होता है, कहाँ से आता है? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से आता है। जैसे तुम पढ़ते हो ना, 1s2, 2s2, 2p6, ठीक है, 3s2, इस तरह से एंड सो ऑन, बहुत सारे इसमें सीरीज है। तो इसमें कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है? अगर s वाला एक इन्वॉल्व है और एक p वाला इन्वॉल्व है तो s और p हाइब्रिडेशन आ जाएगा। एक s इन्वॉल्व है, दो p इन्वॉल्व है तो sp2 आ जाएगा। एक s इन्वॉल्व है, तीन p तो एक s और तीन p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है तो sp3 आ जाएगा, ठीक है? और sp3 के बाद कोई ऑर्बिटल नहीं आता, डायरेक्ट d आता है, क्योंकि p में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? टोटल 3 होते हैं। इसलिए यहाँ पर p की क्वांटिटी जो है p1 हो सकता है, p2 हो सकता है और p3 हो सकता है। 3 के बाद नहीं होता, क्योंकि 3 के बाद जो ऑर्बिटल आ जाता है वो d ऑर्बिटल आ जाता है, ठीक है? और d ऑर्बिटल में कितने जो ऑर्बिटल होते हैं? पांच ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर sp3 के बाद जो ऑर्बिटल आता है वो sp3d आ जाता है, और उसके बाद आता है sp3d2 आ जाता है। इस तरह से ये हाइब्रिडेशन के रूल है। रूल नहीं, बस इस चीज का ध्यान रखो कि sp कब आएगा, sp2 कब आएगा, sp3 कब आएगा, sp3d कब आएगा और sp3d2 कब आएगा। तो अगर दो सिग्मा हो तो sp हाइब्रिडेशन बच्चे, ठीक है? और अगर तीन सिग्मा हो तो sp2 हाइब्रिडेशन होगा, और अगर चार सिग्मा हो तो sp3 होगा। आई बात समझ में? sp3 होगा। और 5 सिग्मा बॉन्ड अगर हो तो sp3 डिहाइब्रिडेशन आने वाला है। तो ये नंबर ऑफ बॉन्ड है और ये क्या है? हाइब्रिडेशन है।
अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपसे क्या पूछा जाता है? आपसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडेशन के अलावा शेप और ज्योमेट्री भी पूछी जाती है, ठीक है? मैं फिर से बोल रहा हूँ, हाइब्रिडेशन का एक प्रॉपर जो लेक्चर होता है वो केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिस पे जितना पूछ सकता है हाइब्रिडेशन में, मैं उतना ही बता के चल रहा हूँ, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना आप। तो इसमें आपसे क्या पूछ सकते हैं? आपसे पूछ सकते हैं उसका शेप और ज्योमेट्री के बारे में। तो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्ड के बारे में बता देता हूँ कि कितना होगा, तो क्या समझोगे? नंबर ऑफ बॉन्ड। और उस नंबर ऑफ बॉन्ड के बेसिस पे उसका क्या हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? और फिर उसका शेप और ज्योमेट्री क्या होगा, उसके बारे में बात करते हैं। शेप और ज्योमेट्री, ठीक है? शेप और ज्योमेट्री। बच्चे एक बात ध्यान रखोगे, अगर अगर नंबर ऑफ बॉन्ड 2 है, यानी कि 2 सिग्मा है, तो हाइब्रिडेशन जो होगा वो sp हाइब्रिडेशन होगा, और ज्योमेट्री जो होगा वो लीनियर होगा। लीनियर लीनियर मतलब स्ट्रेट, सीधा होगा, ठीक है? किस तरीके से? ये मान लो एटम है, तो इस तरह से। और जो एंगल बनेगा, बॉन्ड एंगल, वो बनेगा 180 डिग्री का। इस बात का भी ध्यान रखोगे, जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है बच्चे, तो 3 सिग्मा बॉन्ड का जो हाइब्रिडेशन होगा वो sp2 होगा, और यहाँ पर जो शेप और ज्योमेट्री बनने वाला है वो ट्रायगोनल प्लेनर बनने वाला है। ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है? ध्यान रखोगे इस बात का, ट्रायगोनल प्लेनर बनने वाला है, और जो एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। ये डिग्री सेल्सियस लिखने की आदत नहीं जाएगी मेरी, ठीक है? सेल्सियस नहीं, डिग्री है। ओके, समझ में आ रही बात? ट्रायगोनल प्लेनर, ओके। और अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हो, 4 सिग्मा बॉन्ड, तो हाइब्रिडेशन होगा sp3 और यहाँ पर जो इसका शेप होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल होगा, और जो टेट्राहेड्रल का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109.28, यानी कि डिग्री, और ये मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट एक्चुअल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल है। इस बात का ध्यान रखना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इससे ज्यादा हाइब्रिडेशन के बारे में पूछेंगे नहीं, क्योंकि प्रॉपर ज्योमेट्री बनता ही नहीं है। प्रॉपर ज्योमेट्री उन कंपाउंड का बनता है जो कई सारे एटम और एलिमेंट को मिला करके मतलब मिला के इंक्लूड हो रखा होता है, कई सारे। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पर NH3, तो NH3 कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे बात करूं XeOF2, तो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। इनमें जो है ना, इनमें हाइब्रिडेशन जो है 4 से ज्यादा जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है, कोवलेंट कंपाउंड के उसमें आ जाता है, मतलब केमिकल टाइप में आ जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और कार्बन वाले कंपाउंड के केमिस्ट्री में जितना ज्यादा इंक्लूड हो रखा है वो इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है? तो किस तरीके से आप बताओगे हाइब्रिडेशन के बारे में, ये देखते हैं। अभी देखो, प्रॉब्लम नंबर 1 क्या पूछा है? हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल? कितने सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है हर एक मॉलिक्यूल के अंदर? अब इस तरीके से तुमसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो सिग्मा बॉन्ड पूछा है, ठीक है? हो सकता है कि हाइब्रिडेशन भी पूछ ले। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं पहले। ए को कैसे रिप्रेजेंट किया गया? H C, और यहाँ पर क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो, कोई भी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करोगे ना, तो देखो हर एक एटम दूसरे एटम से एक पर्टिकुलर बॉन्ड के थ्रू जुड़ा हुआ होगा। उस बॉन्ड को नेग्लेक्ट मत करना, उस बॉन्ड का ध्यान रखना, तभी आप सिग्मा बॉन्ड फाइंड आउट कर पाओगे। जैसे कि H लिखा हुआ है और H के बाद C लिखा हुआ है, तो भाई ये H भी किससे जुड़ा होगा? एक पर्टिकुलर C से जुड़ा हुआ होगा, एक पर्टिकुलर बॉन्ड से जुड़ा हुआ होगा। तो C जो है दूसरे C से जुड़ा हुआ है, किसके थ्रू? ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू। तुम देख पा रहे हो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड यूज हो रखा है। फिर ये कार्बन जुड़ रहा है एक और कार्बन से, और वो कार्बन जुड़ रहा है एक और हाइड्रोजन से। यहाँ पर देखो तुम्हें डायरेक्ट C और CH लिखा हुआ है, यानी कि इनके बीच में एक बॉन्ड है तभी जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि बीच में लिख दोगे आप। आगे बात समझ में। एक तरीका और है कि यहाँ पर जो CH लिखा हुआ है, इस CH को यहाँ ना दिखा कर को तुम यहाँ पर भी दिखा सकते हो, क्योंकि ये खुद कार्बन भी, इस CH के बाद ये खुद कार्बन भी किसी दूसरे कार्बन से जुड़ रहा है डबल बॉन्ड के साथ, ठीक है? एक मिनट बच्चों। देखो क्या कह रहा था मैं, हाँ, H जो है एक पर्टिकुलर बॉन्ड से C से जुड़ रहा है, C ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ रहा है, और ट्रिपल बॉन्ड के बाद एक और कार्बन जुड़ रहा है, ठीक है? और कार्बन के बाद एक और हाइड्रोजन है, यहाँ शिफ्ट कर दिया। उसके बाद डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को लगा दिया। उसके बाद CH है, तो C, और फिर एक और H यहाँ दिखा दो, फिर कार्बन की बॉन्डिंग है, और फिर C है, और फिर 3 H है। अब इसमें तुमसे क्या पूछा है? हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स? तो बच्चा बता दो मैं, एक सिंगल बॉन्ड हो तो सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है? और डबल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है? एक सिग्मा बॉन्ड होता है, और एक जो होता है वो पाई बॉन्ड होता है। और किसी जगह पर अगर ट्रिपल बॉन्ड हो, एक सिग्मा होता है और दो
पाई होता है। एक सिग्मा बॉन्ड होगा बच्चे और 2 पाई बॉन्ड होगा। इस बात का आप ध्यान रखोगे, ठीक है? इस बात का आप ध्यान रखोगे। क्लियर? एक सिंगल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा, फिर एक पाई, फिर ट्रिपल बॉन्ड हो तो एक सिग्मा और 2 पाई। इस तरह से आप इस चीज को समझते हो। अब फाइंड आउट करो कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है उसमें। देखो, यहाँ पर एक सिग्मा है, सिंगल बॉन्ड है। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है मतलब 2 पाई होगा और एक सिग्मा होगा। यहाँ पर भी एक सिग्मा यहाँ पे बॉन्ड है क्योंकि सिंगल है। यहाँ पर एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा क्योंकि डबल बॉन्ड है, ठीक है? डबल बॉन्ड में क्या होता है? डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है। यहाँ पर भी एक सिग्मा बॉन्ड, यहाँ भी एक सिग्मा, यहाँ भी एक सिग्मा, सिग्मा और ये सिग्मा। अब काउंट कर लो। तो बिल्कुल एनसीईआरटी का है, 12.1 प्रॉब्लम है, ठीक है? एनसीईआरटी मैंने बोला था ना, ये बहुत बेसिक लेक्चर होने वाला है, बहुत बच्चों वाली बात करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि भाई उनका भी तो ध्यान रखना है जो अभी पढ़ने आए हैं, ठीक है? 11th में आए, इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं यार, उनके ऊपर इतना बर्डन डाल दिया जाता है, तो उनके लिए बहुत बेसिक लेक्चर बना रहे हैं हम, है ना? बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं आराम आराम से, ताकि हर बच्चे को समझ में आ जाए। देखिए, ये सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल बेटा कितना सिग्मा है? 10 सिग्मा बॉन्ड है। और पाई कितने काउंट कीजिए? तो 2 पाई यहाँ पर है, 1 पाई यहाँ पर है, 2 और 3, 2 और 1 3 पाई। बच्चे बोलेंगे सर हमने तो 4 पाई सुना था, आप 3 पाई कैसे बता रहे हो? तो 4 पाई बेटा सोने के लिए होता है, ये बॉन्ड वाला पाई है, ठीक है? तो 3 पाई और 10 सिग्मा 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन में है। क्या आप ये क्वेश्चन होमवर्क करोगे? दूसरा वाला क्वेश्चन एक बार वीडियो को पॉज करके उसको ट्राई करो, फिर मैं आपको सॉल्व कराता हूँ इसको, ठीक है? तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड सी, अच्छा एक बार देख लेंगे। CH2 है, डबल बॉन्ड है, क्वेश्चन देख लो। CH2 है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन के पास फिर डबल बॉन्ड है, फिर CH है, फिर CH3 है। खुद सॉल्व करो फिर मैं करता हूँ, ठीक है? वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। CH2 है बेटा, डबल बॉन्ड है, फिर C है, CH2 डबल बॉन्ड, फिर C डबल बॉन्ड है, CH2 डबल बॉन्ड, फिर C है, फिर डबल बॉन्ड है, ठीक है? और क्या है? एक मिनट, दूसरा क्वेश्चन आ गया ये। फिर डबल बॉन्ड के बाद क्या है? फिर CH है और CH3 है, फिर CH है और CH, ठीक है? CH2 डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, CH Cl3, ये रहा स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर एक और भी है क्या? CH2 डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, C, हाँ ठीक है बेटा। अब इसको क्या करोगे? क्या करोगे इसको? इसको पहले रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है? तो रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बताया कि हर एक एटम दूसरे एटम से एक पर्टिकुलर बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। इस बात का आप ध्यान रखते हुए इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए। कार्बन है, कार्बन के 2 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ लिख दो और एक हाइड्रोजन यहाँ लिख दो। बीच में क्या है? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड लिख दो। यहाँ पर क्या है? कार्बन, कार्बन के साथ भी क्या है? डबल बॉन्ड। फिर ये कार्बन, कार्बन के साथ क्या आएगा? H आएगा। फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये कार्बन के साथ कितना आएगा? 3 हाइड्रोजन होगा। अब कोई बच्चे के अंदर दिमाग में ये चल रहा हो कि सर हर एक कार्बन का मैं देख रहा हूँ कि 1 2 3 4 हर एक कार्बन का जो बॉन्ड है वो 4 बॉन्ड ही क्यों है? क्योंकि बच्चे कार्बन के पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 था, तो 2 और 4 के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हो KLMN, 2 4 के अकॉर्डिंग आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इसके? 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो 4 बॉन्ड ही तो बनाएगा। मैंने भी क्या बोला? ना तो ये लॉस करता है, ठीक है, और ना ही ये गेन करता है। कार्बन क्या करता है? शेयर करता है। जो भी इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट हो वो शेयर करके बॉन्ड बनाएगा, और जो बॉन्ड बनाएगा कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है? तो शेयर करने का मतलब जो कार्बन है, कार्बन के आसपास 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मान लो इसके साथ कोई पर्टिकुलर एटम जुड़ने वाला है तो वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। अब इस कदर जो कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 4 इसके पास है और 4 दूसरों का एक्सेप्ट करके अपना 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेता है। और 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करके एक बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और ये 4 बॉन्ड, अपना कार्बन जो है 4 बॉन्ड पूरी कर लेता है। यानी कार्बन की जो कोवलेंसी है वो कितनी होनी चाहिए? 4 होनी चाहिए। किसी भी हद तक ये बात ध्यान रखना कि हर एक कार्बन का 4 बॉन्ड सेटिस्फाई होना चाहिए, चाहे कोई भी कंपाउंड बना रहे हो, कार्बन का 4 बॉन्ड सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर कार्बन का 4 बॉन्ड सेटिस्फाई नहीं है, यानी वो स्ट्रक्चर गलत बना हुआ है, कंपाउंड गलत बना हुआ है। इस बात का भी ध्यान रखोगे आप, ठीक है? तो देखो इसमें, देखो इसमें कितने बॉन्ड है? 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड में क्या होता है? एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, एक सिग्मा और एक पाई होता है। तो यहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई है।
यहाँ भी एक सिग्मा और एक पाई है, यहाँ एक सिग्मा सिंगल बॉन्ड, सिग्मा सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड, ठीक है। काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो गए, 9 सिग्मा बॉन्ड हो गए। यहाँ पर एक पाई है और यहाँ पर एक पाई है, टोटल कितना हो गए, 2 पाई बॉन्ड हो गए। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो आप पर्टिकुलर कार्बन कंपाउंड के, और इस तरह से आप सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का फाइंड आउट करते हो। क्लियर, यहाँ तक बहुत बेसिक्स था। और अगर साइक्लिक दे दे बेटा, साइक्लिक इन द सेंस कि बेंजीन के फॉर्म में दे दे, जैसे ये मैं साइक्लिक कंपाउंड बना रहा हूँ, ये मैंने छह छह कार्बन का कंपाउंड बनाया, बीच बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया, ये जो है ये C6H6 है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेंजीन। अब क्या है, यहाँ पर हर एक कार्बन का सर आपने क्या बताया, 4 बॉन्ड बताया। हर एक कार्बन का कितने बॉन्ड होना चाहिए, 4 बॉन्ड। अब इन कार्बन को देखो कितने बॉन्ड है इनके पास और कितने की जरूरत है। चलिए फटाफट देखिए ध्यान से, देखो ये जो कार्बन है बच्चे, ये कार्बन है, इसके साथ एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड है। इसको कितने हाइड्रोजन की जरूरत है, एक हाइड्रोजन की। ऐसे ही इस कार्बन का भी कितने बॉन्ड होगा, तीन। एक दो तीन, कितने की जरूरत थी, एक की, है ना। तो एक एक हाइड्रोजन हमने इन सबके साथ में लगा दिया, इसीलिए हमने लिख रखा है यहाँ पर C6 और H6। एक दो तीन चार पाँच छह कार्बन और छह हाइड्रोजन। समझ आ रहा है बच्चों, 10th क्लास से 11th में आए हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने, समझ आ रहा है ना पक्का। बहुत बेसिक है, बिल्कुल तुम्हारे लिए ही है, ना तो उन बच्चों के लिए जो अभी 11th पास आउट होने वाले हैं, ठीक है, और ना तो उनके लिए जो ये 12th के बाद नीट और जेई कर रहे हैं। बहुत छोटा लेक्चर है, बहुत बेसिक सी बात है ये, है ना, तो उनको तो आता होगा। तो ये उन बच्चों के लिए जो अभी 10th से 11th में आए हैं, साइंस लेने वाले हैं, प्यारे प्यारे बच्चे, है ना, ताकि इन चीजों को पढ़ के उन्हें कॉन्फिडेंस आए कि नहीं यार, केमिस्ट्री भी आसान है, फिजिक्स भी आसान है, और उनका एक मनोबल बढ़े, एक मतलब कहते हैं ना कि साइकोलॉजिकल, जो बच्चा डर गया कि साइंस मेरे से नहीं हो पाएगा, तो बच्चा साइंस लेगा ही नहीं। लेकिन साइकोलॉजिकली अगर मेंटली उसने अपने आप में ये समझ लिया कि भाई बहुत आसान है, मुझसे हो जाएगा, ये तो कुछ भी नहीं है, तो 10th क्लास से भी आसान है, तो वो बच्चा साइंस ले लेगा। तो उसके लिए बहुत बेसिक लेक्चर बना रहा हूँ, है ना, ताकि आप लोग भी मतलब अपने सपने को अचीव कर सको। आई मीन टू से दैट कि सिर्फ इससे नहीं काम बनेगा, बहुत चीजें हैं, लेकिन फिर भी, है ना, बेसिक से करते हो तो आपके अंदर जो है ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और बेसिक से फिर धीरे धीरे आप आगे बढ़ते हो। ठीक है, तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड है बताइए। देख पा रहे हो कि जहां जहां पर पाई बॉन्ड है, वहां वहां पर क्या होगा, एक सिग्मा और एक पाई होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड के फॉर्म में एक पाई होगा और एक सिग्मा होगा। एक सिग्मा यहाँ पे, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे भी है, एक सिग्मा यहाँ और पाई यहाँ, सिग्मा, ठीक है बेटा, सिग्मा सिग्मा पाई और सिग्मा, टोटल काउंट करो, एक दो, ठीक है, और ये तीन। जहां से काउंट करें वहां स्टार मार्क कर लो, कहीं पता लगे उसको दोबारा काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितने सिग्मा है, 12 सिग्मा है, ठीक है। और पाई कितना है, एक दो तीन, कितने पाई है, तीन पाई है। तो एक पर्टिकुलर बेंजीन में कितने हैं, 12 सिग्मा और 3 पाई। मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर, बेटा ये नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर है, इस तरह से बनता है, जिसमें दो साइक्लिक ग्रुप आपस में जुड़े हुए होते हैं, है ना। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इसका कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड है वो बताना है। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं, ये आपको होमवर्क में दिया है। कमेंट में बताओगे कि हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। चलिए और क्या बताते हैं यहाँ पे एनसीईआरटी। यस, प्रॉब्लम नंबर 12.3, देखिए क्या बोल रहा है, राइट द स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन। देखो अब तो जो हम पढ़ रहे थे वो आ गया क्वेश्चन। राइट द स्टेट ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड एंड शेप ऑफ ईच मॉलिक्यूल। शेप भी पूछा है बच्चा, तो आ जाओ। पहला कंपाउंड क्या है, पहला है H2C डबल बॉन्ड O। H2C डबल बॉन्ड O, अब ये कंफ्यूज कर रहा है आपको, है ना, जानबूझ के ऐसा स्ट्रक्चर दे रहा है। बट हमें डरना नहीं है, हमें पता है कि हर एक कंपाउंड दूसरे एटम से जुड़ता है तो एक पर्टिकुलर बॉन्ड बना करके जुड़ता है। तो ये रहा कार्बन, कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन जुड़े हुए बच्चे, एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा, और उसके साथ डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, और ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होगा क्योंकि उसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ये हो गया कंप्लीट ऑक्टेट, ठीक है। कार्बन का देखो, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड, बताया था आपको कि कार्बन के कितने बॉन्ड होने चाहिए, चार बॉन्ड होने चाहिए। अब आपसे सिग्मा बॉन्ड पूछा है और क्या पूछा है, हाइब्रिडेशन पूछा है। एक सिग्मा बच्चे, दो सिग्मा,
ठीक है, और ये सिग्मा और ये पाई। कितने सिग्मा आ रहा है? 3 सिग्मा बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए क्या बताया था आपको मैंने? sp2 हाइब्रिडेशन आएगा। और जब sp2 हाइब्रिडेशन होता है तो कौन सा होता है ज्योमेट्री या शेप? ट्रायगोनल प्लेनर। ट्रायगोनल प्लेनर, तो ये आपका हो जाएगा आंसर, ट्रायगोनल प्लेनर। ये एनसीईआरटी का है सॉल्यूशन बेटा, ठीक है ना। 12.3 का ए पार्ट है, 12.3 का ए पार्ट है, ट्रायगोनल प्लेनर आ गया इसका स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर क्या है? CH3F है, CH3F, CH3F। स्ट्रक्चर नंबर बी, CH3F। क्या बताया आपको? हर एक एटम दूसरे एटम से जुड़ता है तो एक बॉन्ड के साथ जुड़ता है। कार्बन CH3 हो गया और ये F। तो कितने बॉन्ड इसमें दिख रहा है तुमको? देखो, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, चार सिग्मा बॉन्ड, टोटल कितने? 4 सिग्मा बॉन्ड है। और 4 सिग्मा बॉन्ड बोले तो टेट्राहेड्रल, ठीक है। टेट्राहेड्रल इसका शेप और ज्योमेट्री आ जाएगा, क्योंकि यहाँ लोन पेयर नहीं है। और 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब हाइब्रिडेशन जो आ गया वो बेटा sp3 आ। क्लियर? आसान है ना, ठीक है। अच्छा, 12.3 पहले कर लिए, 12.2 पहले करना चाहिए था, कोई बात नहीं, अभी कर लेंगे। नेक्स्ट देखो, और क्या है, ये मैं होमवर्क दे देता हूँ आपको, ठीक है ना। ये वाला जो क्वेश्चन है ये होमवर्क करना। H3 ट्रिपल बॉन्ड N, इसका आप हाइब्रिडेशन ज्योमेट्री कमेंट करोगे, ठीक है। ये होमवर्क हो गया। आ जाओ 12.2 पे आ जाओ। 12.2, ये देखो, चलो 12.2 क्या पूछा है? व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडेशन ऑफ ईच कार्बन इन द फॉलोइंग कंपाउंड, इन सभी फॉलोइंग कंपाउंड में कितने कितने तरह के हाइब्रिडेशन है? तो CH3Cl है, CH3 होल ट्वाइस एंड CO है। दो कंपाउंड के बारे में पहले बात करते हैं। क्या है? CH3Cl है, और दूसरा कंपाउंड क्या है? CH3 होल ट्वाइस CO। और क्या है? और क्या है? CH3CN है, ठीक है। CH3CN है। चलो इसके बारे में बात करते हैं पहले। तो यहाँ पर क्या बताया आपको मैंने? हर बार एक ही बात बोल रहा हूँ, कोई भी एटम जो है दूसरे एटम से जुड़ता है तो एक पर्टिकुलर बॉन्ड के साथ जुड़ता है। तो CH3 जोड़ दिया और Cl जोड़ दिया। इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? देखो, एक ही कार्बन से दो दो ग्रुप जुड़ा हुआ है। एक कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक CH3 यहाँ जुड़ा हुआ है और एक CH3 यहाँ जुड़ा हुआ है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं आपको, कभी भी, पॉइंट टू बी नोटेड बेटा, कभी भी कार्बन अगर ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो हमेशा ध्यान रखना डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। कभी भी कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, ये नोट पॉइंट में ध्यान रखोगे आप, ठीक है। कभी भी कार्बन जो है नाइट्रोजन से जुड़ता है तो कितने बॉन्ड से जुड़ेगा? 3 बॉन्ड से जुड़ेगा, ठीक है ना। रीजन क्या है कि ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है टोटल, दो, 2 और 6 और 2 8, ठीक है। 2 और ये 6, टोटल 8 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का होगा। 8 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। अब इसके आउटर में कितने बचे हैं? 6 बचे। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ठीक है। तो इसीलिए ये कार्बन के साथ 2 ही बॉन्ड बना रहा है। ऐसे ही अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, नाइट्रोजन की बात करूं तो नाइट्रोजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग 2 और ये 5। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है बेटा? तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसलिए कार्बन के साथ कितने बॉन्ड बना रही है? 3। एक एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का है और एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है और एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कार्बन का है। और ये दोनों कंपाउंड जो बता दूं आपको, ये दोनों कंपाउंड जो है वो कोवलेंट कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पर शेयरिंग से बन रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन शेयर करके कंपाउंड बन रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? कोवलेंट कंपाउंड बोलेंगे। इज इट क्लियर? है ना। थोड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों की, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जब जुड़ रहा है तो 2 ही बॉन्ड क्यों बन रहे हैं, नाइट्रोजन जुड़ रहा है तो 3 ही बॉन्ड क्यों बन रहे हैं। तो फिर से बोल दूं कि बहुत ही ज्यादा बेसिक लेक्चर है और सिर्फ उनके लिए हैं जो अभी 11th में बच्चे आए हैं, प्यारे प्यारे, है ना। तो अब जो बच्चे बहुत बेसिक से और भी करना चाहता है उसके लिए भी है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। कोई भेदभाव नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पर CH3 की अगर बात करूँ तो CH3, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक H यहाँ, CH3 हो गया। C और कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़ रहा है तो बच्चे याद रखोगे कितने बॉन्ड से जुड़ेगा? ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा। चलिए बताइए फटाफट, हाइब्रिडेशन, सिग्मा बॉन्ड और सिमेट्री या शेप। तो क्या होने वाला है यहाँ पे? देखो, एक सिग्मा, दो सिग्मा, तीन सिग्मा और चार सिग्मा, क्या होगा यहाँ पे? sp3। जब sp3 होता है बेटा तो कौन सा जो ज्योमेट्री बनता है? टेट्राहेड्रल एंगल बनता है ना, इसको लिखना टेट्राहेड्रल। और जो बॉन्ड एंगल होगा 109.28, 109 डिग्री और 28 मिनट। ये इसका आ जाएगा ज्योमेट्री या शेप या बॉन्ड एंगल और हाइब्रिडेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, CH3, अच्छा ये तो मैंने लिखा ही नहीं। CH3 होल ट्वाइस है और क्या है? कार्बन के साथ ऑक्सीजन है।
और ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, लोन पेयर, क्योंकि ऑक्टेट उसका कंप्लीट करना है। ये प्रॉपर स्ट्रक्चर हो गया लुईस डॉटर स्ट्रक्चर के फॉर्म में। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और ये 3 सिग्मा। 3 सिग्मा बोले तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इस कार्बन का क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ठीक है ना। तो ये सिग्मा कहाँ से आया, अरे बच्चे ये सिग्मा इसका है, क्या रहा? एक सिग्मा है और एक पाई है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सिग्मा है और एक पाई है और sp2 है, और sp2 के अकॉर्डिंग इसका जो शेप आ जाएगा वो ट्रायगोनल प्लेनर आ जाएगा, ठीक है। उसको लिख लेना आप। यहाँ देखो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, ठीक है। sp3 हाइब्रिडेशन, और जो ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल बन जाएगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है। यहाँ देखो 1 सिग्मा और 1 सिग्मा, ये क्या बन जाएगा, sp बोले तो शेप क्या आएगा, लीनियर आएगा। और यहाँ पर पाई कितना है, 2 पाई है। ओवरऑल देखा जाए तो 1 2 3 4 5, 5 सिग्मा आ गया और 2 पाई आ गया बेटा। इस तरह से आप सॉल्व करते हो। तो अब इतना तो सीख गए हो, तो बाकी क्वेश्चन क्या लगा लोगे आप, बाकी के क्वेश्चन क्या सॉल्व कर लोगे। एक और करा दें, चलो एक और करा देते हैं ये वाला, ठीक है। क्या है यहाँ पे, H है, C है, और C के साथ बेटा डबल बॉन्ड O है, ठीक है, और उसके साथ NH2 है। एक H यहाँ लगा देते हैं और एक H यहाँ लगा देते हैं, और नाइट्रोजन पे आ जाएगा लोन पेयर, ठीक है ना। लोन पेयर कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, स्ट्रक्चर को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सब के सब केमिकल बॉन्डिंग में सीखना पड़ेगा आपको, ठीक है। अभी यहाँ पे जिस तरह से बता रहा हूँ उस तरह से समझ के चलो। 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड आ गया बेटा। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा यहाँ पर है। तो इस कार्बन की अगर मैं बात करूँ तो 1 2 3, 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा का मतलब sp2 हो गया, ठीक है। और 3 सिग्मा के साथ साथ एक पाई है, और sp2 का मतलब क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। अब यहाँ देखो 1 2 3 सिग्मा, 3 सिग्मा का मतलब sp2 हाइब्रिडेशन। क्लियर, आ रहा है समझ, बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक। चलो बाकी के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं देता हूँ, ई वाला होमवर्क, ई पार्ट, ये होमवर्क है, ठीक है ना। खुद से स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करोगे, बता दिया है कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, सब बता दिया, क्लियर है सब कुछ, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बता दिए ये सब। हाँ देखो, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्ट्रक्चरली कैसे रिप्रेजेंट करें। बेटा कुछ नहीं है, स्केलेटल के फॉर्म में होता है, एलिफेटिक के फॉर्म में होता है, बताया था अभी। देखो कंपाउंड जो होता है एलिफेटिक भी होता है, साइक्लिक भी होता है, ठीक है, चेन के फॉर्म में भी होता है, ठीक है। और साइक्लिक को तुम ये कह सकते हो रिंग के फॉर्म में होता है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये बोल रहा है, जैसे सपोज दैट कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड को हमने लिख दिया CH3 CH2 CH3 CH2 या CH3, कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको। एक पर्टिकुलर कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर 2 हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर 3 हाइड्रोजन, ठीक है। सॉरी 2 आएगा, फिर 3 हाइड्रोजन। एक तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, ये जो चेन के फॉर्म में था और इसको मैंने ब्रांच के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड के बारे में तो होगा नहीं है, यहाँ पर चेन के अलावा इस पर्टिकुलर चेन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लाइन नोटेशन के फॉर्म में, लाइन नोटेशन। इस चीज का भी ध्यान रखो, लाइन नोटेशन के फॉर्म में। हालांकि लाइन नोटेशन के बारे में बता रखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैंने लेक्चर डाल रखा है ऑलरेडी बेटा। जब मैंने IUPAC पढ़ाया था उसमें, IUPAC का लेक्चर डला हुआ है, उसमें भी तुम ये चीज पढ़ सकते हो जाके, अच्छे से बता रखा है उसमें। तो लाइन नोटेशन क्या होता है, लाइन नोटेशन में ध्यान रखना, एवरी डॉट, जितने भी डॉट होगा या जितने भी जॉइंट होगा, ठीक है, जितने भी जॉइंट होगा, वो सारे के सारे जॉइंट और डॉट किसको रिप्रेजेंट करेगा, कार्बन को। जैसे अगर मैं करूं ऐसे 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 करके मैं बना दूं इस तरह से, तो यहाँ पर देखो ये ये जॉइंट, ये डॉट, ये जॉइंट, ये सब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। तो एक पर्टिकुलर कार्बन के चेन को एलिफेटिक फॉर्म में हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको अगर आप एक्सप्रेस करते हो इसके फॉर्मूले को, तो कैसे लिखोगे, देखो सपोज दैट ये कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है। तो हर एक कार्बन का कितने बॉन्ड होता है, 4 बॉन्ड होता है। कुछ नहीं लिखा हो तो हाइड्रोजन समझोगे, और जब इस तरह से साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाओ, इस तरह से अगर बॉन्ड जुड़ा हुआ हो, तो इसको आप मिथाइल ग्रुप समझना, ठीक है। क्या समझोगे आप, मिथाइल ग्रुप। अब मिथाइल क्या होता है सर, पर्टिकुलर कार्बन कंपाउंड का अटैचमेंट, एक पर्टिकुलर कार्बन ग्रुप अटैच होता है, एक कार्बन का हो तो मिथाइल, 2 कार्बन का हो इथाइल, 3 कार्बन का हो प्रोपाइल। ये सब इजिली तब समझ पाओगे जब इसका सेपरेट ब्रांच में जो है लेक्चर बनाया जाएगा। जैसे कि IUPAC में जाके देखो, ये लाइन नोटेशन ब्रांच के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर रखे हैं, वहां बता रखा है मैंने, तो वहां पे समझ में आएगा आपको।
एक कार्बन जुड़ा हो तो मिथाइल बोलोगे, 2 कार्बन जुड़ा हो तो इथाइल बोलोगे। ओवरऑल इसको बोला जाता है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल वो ग्रुप होते हैं जो पर्टिकुलर चेन के साथ कोई दूसरा ग्रुप जाके जुड़ा हुआ हो, उस तरह के ग्रुप को हम एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। अब यहाँ पर 4 कार्बन है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? एक कार्बन यहाँ है, इसके आसपास कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। फिर उसके बाद ये रहा एक कार्बन, उसके आसपास 2 हाइड्रोजन आएगा क्योंकि एक बॉन्ड ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? देखो, एक बॉन्ड जुड़ा हुआ है, फिर एक बॉन्ड जुड़ रहा है, तो इसके आसपास कितने हाइड्रोजन आएंगे? 2 हाइड्रोजन आएंगे। फिर यहाँ पे कार्बन है और इस कार्बन के साथ एक और CH3 जुड़ा हुआ है। मैंने क्या बताया? सिंपल कुछ नहीं हो तो हाइड्रोजन समझोगे और कुछ जुड़ा हुआ है तो उसको मिथाइल ग्रुप समझोगे। क्या सिंगल बॉन्ड जा रहा है, ये रहा सिंगल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे इस कार्बन का 1 2 3 बॉन्ड सेटिस्फाई है तो ये हाइड्रोजन आ जाएगा। फिर यहाँ एक कार्बन है 2 हाइड्रोजन, फिर एक कार्बन है यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। तो अगर कुछ नहीं लिखा है तो उसको क्या समझोगे? हाइड्रोजन, और अगर कुछ लिखा हो तो उसको क्या समझोगे? मिथाइल ग्रुप। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, तो एक पर्टिकुलर लाइन नोटेशन वाले स्ट्रक्चर को आपने कार्बन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। अगर कोई साइक्लिक ग्रुप हो तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? हो सकता है ऐसे दे दे, आपके एनसीईआरटी उठा के देखो, एनसीईआरटी में दे रखा है। तो कैसे करोगे? देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, चार, पांच, छह कार्बन, और ये इस तरह से स्ट्रक्चर। कैसे रिप्रेजेंट करोगे इसको? जितने भी कार्बन है, हर एक कार्बन का कितने बॉन्ड होना चाहिए? 4। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6। 1 2 3 4 5 6। गलत हो रहा है क्या? लिखा नहीं है सही से बस, है ना? स्ट्रक्चर तो सही है। तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? या ये भी बता देते, देखो, 2 बॉन्ड इधर है तो 2 हाइड्रोजन यहाँ आएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ आएगा बेटा, 2 हाइड्रोजन यहाँ, 2 यहाँ आएगा, और 1 2 3 तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा, 1 2 बॉन्ड तो 2 हाइड्रोजन यहाँ आएगा, 1 2 बॉन्ड तो 2 हाइड्रोजन यहाँ आएगा, और 3 हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा। ठीक है? तो जहाँ-जहाँ पर भी पर्टिकुलर सिंगल बॉन्ड दिखे तो वहाँ पे क्या लगा दोगे? हाइड्रोजन बॉन्ड लगा दोगे, है ना? इस तरह से किसी भी कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है। क्लियर हो रहा है? इसको सही से रिप्रेजेंट कर दें? CH2, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, CH2 आ गया, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH2, ठीक है? फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH2, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर CH2, ओके? यहाँ पे आएगा CH, किसके साथ बॉन्ड जुड़ रहा है? 1 2 3 4 5 और एक 6। इस तरह से रिप्रेजेंट हो गया। और यहाँ से एक और बॉन्ड जा रहा है तो CH2 ये रहा, CH2, एक CH2, 2 CH2 और ये लास्ट में CH, लास्ट में CH। इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हो किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड को, ठीक है? आया समझ? तो आज हमने बहुत ज़्यादा बेसिक से बेसिक लेक्चर के बारे में बात किया। देखो, तो आज हमने बहुत ही बेसिक्स के बारे में बात किया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बेसिक लेक्चर है ये, बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर है ये। ये बहुत बेसिक बात बताई आपको। तो एक बार 5 मिनट में क्विक रेकअप दे देता हूँ। देखो, पहले हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जाना, ठीक है? फिर देखा कि कैटनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, कैटनेशन के बारे में समझाया। उसके बाद कैटनेशन के बाद कुछ एग्जांपल्स लिए, कोवलेंट कंपाउंड कैसे बनता है वो बताया आपको, ठीक है? उसके बाद क्या बताया कि कौन-कौन से एटम के साथ कार्बन कंपाउंड जुड़ करके कोवलेंट बनाता है कैटनेशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद बताया आपको कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों एसेंशियल है, ठीक है? कौन-कौन से एलिमेंट एसेंशियल है, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बना, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है और किसने बनाया, ठीक है? इसके बारे में बताया आपको मैंने। उसके बाद में एसिटिक एसिड किसने फॉर्म किया, मीथेन किसने बनाया, ये बताया आपको। हाइब्रिडेशन के बारे में बताया। एस कैरेक्टर रह गया बच्चा, एस कैरेक्टर रह गया, ठीक है ना? एस कैरेक्टर रह गया। देखो, लास्ट लेक्चर, सॉरी लास्ट टॉपिक, एस कैरेक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय एस कैरेक्टर? एस कैरेक्टर जो आता है वो हाइब्रिडेशन से आता है, ठीक है? एस कैरेक्टर, अगर sp हाइब्रिडेशन हो तो इसमें कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व है? 2। अब 100 में 2 को डिवाइड करो तो कितना आ गया? यहाँ पे 50 आ गया। और ये 50% एस कैरेक्टर होगा किसका? sp हाइब्रिडेशन का, आप इतना ध्यान रखोगे। sp2 हाइब्रिडेशन हो तो 2 p का और एक s का इन्वॉल्व है, यानी कि 3 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, तो 100 को अगर 2 से डिवाइड करते हो तो एस कैरेक्टर कितना आएगा? 33.33% आएगा, ठीक है? और sp3 अगर इन्वॉल्व है तो 3 p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल, यानी कि टोटल 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। और 4 को अगर 100 को 4 से अगर डिवाइड करोगे तो 25% आएगा। देख पा रहे हो जैसे जैसे ऑर्बिटल बढ़ते जा रहे हैं, एस कैरेक्टर वैसे वैसे कम होता जा रहा है। अब एस कैरेक्टर किस चीज का आइडेंटिफिकेशन है सर? आइडेंटिफिकेशन ये है कि जैसे जैसे अलग अलग ऑर्बिटल्स और एटम जुड़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी कम होते जा रही है, ठीक है? कोई एटम को बॉन्ड को जोड़ने की टेंडेंसी कम होते जा रही है, इसकी जो पावर है किसी इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की, वो टेंडेंसी कम होते जा रही है।
तो एस कैरेक्टर की पहचान है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो जैसे जैसे एस कैरेक्टर कम होता जा रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता जा रहा है। अब इससे हम क्या सीखते हैं सर, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट बेटा ये है, अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करूं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की कार्बन की बात करूं अगर मैं, देखो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो यहाँ पर जो है ये C2H2 हो गया और इसका जो हाइब्रिडेशन है वो sp है, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड की बात करूं अगर मैं, तो यहाँ पे C2H4 हो गया, इसका हाइब्रिडेशन जो है sp2 है, देख सकते हो कि 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो हाइब्रिडेशन sp2 आएगा। और कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर हाइब्रिडेशन इसका जो है sp3 आने वाला है, ठीक है। और ये जो बॉन्ड है C2H6 है। तो यहाँ पर जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज्यादा होती है। इसका एस कैरेक्टर 50% है अकॉर्डिंग टू sp हाइब्रिडेशन, इसका एस कैरेक्टर 33.33 है और इसका एस कैरेक्टर 25% है, ठीक है। तो एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इससे ध्यान रखोगे कि ट्रिपल बॉन्ड वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, डबल बना उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव और सिंगल बॉन्ड वाला सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया, एक इंपॉर्टेंट लेक्चर बन गया, सॉरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसमें आप एस कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बात करते हैं इतना ही। अब क्या है ना, इसमें क्या कोई कंपाउंड दे देगा तो आप बॉन्ड देख के पता लगा लोगे कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है। और एक और बात बता दो इंपॉर्टेंट, जिसका ज्यादा इतना जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा बेटा उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा। एसिडिक कैरेक्टर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एस कैरेक्टर के। इस बात का भी ध्यान रखोगे, बहुत इजीली ऑर्गेनिक कंपाउंड के न्यूमेरिकल्स आपसे बन जाते हैं अगर कुछ कुछ चीजों को ध्यान रखते हो तो। जितना एस कैरेक्टर होगा उतना ही ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा, इस बात का ध्यान रखना। जाते जाते ये भी इंपॉर्टेंट चीजें बता दी आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे बेसिस पे क्वेश्चंस भी आया हुआ है एग्जाम में। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और ये सारे जो है कॉपी कर लेना, नोट्स बना लेना, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।